चलिए बालकों, मैथ के बाद अब बारी है फिजिक्स की। देखिए, कल हमने जो पढ़ाया था टॉपिक ओम्स के लॉ को डराइव करना, उस वाली एक्सरसाइज में अगर आप एंट्री मारोगे न्यूमेरिकल की तो आपके हाथ पांव जरूर फूल जाएंगे। हमने कल हालांकि मना भी किया था कि आप इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स अपने से ना करें या एक्सरसाइज को करने की कोशिश ना करें। बाकी तो लगभग पूरी हो गई है। जो कल वाली एक्सरसाइज चल रही थी उसमें खुशी ने कौन सा सवाल भेजा था यार? 6 नंबर बोला था क्या इसने एक्सरसाइज का? पहले इसका एक सवाल बता दे और फिर कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक कंसेप्ट और ऐड करता हूँ, वो भी सेगमेंट देता हूँ। और जो कल पढ़ाया था उसमें एक एनसीईआरटी के सवाल की गुंजाइश होती है, मैं उस सवाल तक आपको ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जो एग्जाम्पल 29 के नाम से है, अगर एक वो एग्जाम्पल आप बेहतर तरीके से समझ पाए तो फिर इसको लगाना बहुत आसान होगा। और एक आध इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी क्लास 11 की इसमें है, क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कंसेप्ट लाए गए हैं, जो आपको हम एक आध जगह एक सवाल से लेके कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं। 2 या सवाल लगाना चाहता हूँ, ज़्यादा मैटर नहीं है। पहले खुशी का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, एक कंसेप्ट दे दूँ आगे का, फिर न्यूमेरिकल 1-2 लगाता हूँ। एक्सरसाइज में 6 इसका नहीं आ रहा था, लगता है वही 6 ही था। हाँ बिल्कुल 6 ही रहा होगा। चलो पहले इसका 6 बता दूं। पिछली वाली जो कल चल रही थी एक्सरसाइज उसका 6 नंबर था। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए मिलीमीटर स्क्वायर है मतलब वो एरिया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। टोटल 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी गई है 6 × 10⁻16। परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड यानी टाइम भी हमें दिया गया है। कैलकुलेट करंट, कैलकुलेट करंट। तो करंट की एक ही इन्फॉर्मेशन होती है, I = NE/T। बाबू लोग, मेरे पास N की वैल्यू मौजूद है, E बाई डिफ़ॉल्ट होता है, टाइम गिवन है 1 सेकंड, 16×6 = 10⁻³ ये मेरी करंट थी जो निकल गई है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसके बाद करंट डेंसिटी पूछी जानी चाहिए। मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। करंट डेंसिटी J = I/A था। I मैंने निकाल पाया है, पहले ही दे रखा है, और A फॉर एरिया पहले से ही गिवन है। लीजिए, ऐसे सवाल भी आप पूछेंगी तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। ऐसे बच्चे पढ़ाते हैं सचान सर, ऐसे ही पढ़ते हो, हमारी तुम्हारी वजह से बड़ी बदनामी होगी अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे सवालों को। चलिए एक कंसेप्ट बता दो और फिर कल की बताई हुई कंसेप्ट के ऊपर जो एक भयानक सी एक्सरसाइज है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, यकीन अगर आप उसे नहीं लगा पाते इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम तो कहते हैं छोड़ भी दीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक सवाल उसमें ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो मैं वो सवाल पर जाऊँ उसके पहले एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में परसों से कीड़ा खाए जा रहा है, वो मैं परसों से ही बताना चाहता हूँ लेकिन बार बार छोड़ दे रहा था। अब पकड़ूंगा आज माइंड बना के आया हूँ, माउंट सेट करके आया हूँ कि वो कंसेप्ट तो मैं बता रहा हूँ। मैं सुनिएगा, हम जब ओम्स लॉ की चर्चा कर रहे थे, ये टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। पहले तो बता रहा हूँ, फिर हेडिंग में बाद में डलवा दूंगा। मैं ओम की चर्चा कर रहा था 3 दिन से लगातार ओम्स के बारे में बात चल रही है, घुमा फिरा के ओम की बात आ रही है। और ओम का स्टेटमेंट हमने कहा था, इफ़ वी डू नॉट चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर लाइक ए लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर देन रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R, और सनई R = ρL/A भी डिराइव किया। और कल हमने R = कुछ ऐसा mL/n E²A² तक भी आपको डिराइव करके दिखाया था। ये मामला भी आज आया था। इस मामले को देख लो चाहे इस मामले को देख लो, कहीं टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की गई है। तो अब आओ, और जब आप ओम्स का स्टेटमेंट बोलते हो तो ज़रूरी बात लगाते हो पीछे, इफ़ वी डू नॉट चेंज
फिजिकल स्टेट लाइक लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन का तो माजरा यहाँ भी समझ आ रहा है, यहाँ भी समझ आ रहा है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन सर्वा टेम्परेचर अब तक नहीं आया है, टेम्परेचर की कहानी अब तक सामने नहीं आई है। तो टेम्परेचर की कहानी को सामने लाना चाहता हूँ, 2 मिनट का वक्त दें। तो एक हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, एक छोटी सी हेडिंग केवल आज डालेंगे। इसके न्यूमेरिकल तो कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। एक आध फ्लेवर बस समझाऊंगा इसका क्या रहस्य है। हेडिंग डालिएगा डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। 3 दिन में ओम्स लॉ में हमने बार बार आपके साथ बात की और बार बार ओम्स के स्टेटमेंट को दोहराया, उसमें टेम्परेचर का ख्याल बार बार आया। इफ़ वी डू नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर लाइक लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज कांस्टेंट। वी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है अगर लंबाई को और एरिया को ना बदला जाए, साथ में टेम्परेचर को ना बदला जाए। तो टेम्परेचर कहीं आया नहीं, फार्मूलों में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं लिखना है, कोई कहानी नहीं लिखनी है, एक सुंदर सा फार्मूला लिखना है केवल। आपको हमसे ये भी नहीं पूछना है गुरुजी ये फार्मूला आया कहाँ से है। हम आपको कभी नहीं बता पाएंगे ये फार्मूला कहाँ से आया है। हाँ, समय के साथ आपको वक्त के साथ इजाज़त दूंगा। अभी इस साल तो बिल्कुल नहीं, अगले साल भी बिल्कुल नहीं। जब आप और बड़े हो जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो इस फार्मूले का भी डेरिवेशन आपको मिलेगा। फिलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल बताना चाहता हूँ यहाँ कौन सी चीज़ क्या है, कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगी, कैसे इसका रिस्पांस और रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट, एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ R0 है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उस कंडक्टर को अगर मैं 0 डिग्री पर रखा हूं, पहले वो कंडक्टर अगर 0 डिग्री टेम्परेचर का है, टेम्परेचर इसका 0 है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो R0 कहलाया। अल्फा जो है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट है। T है वो गिवन टेम्परेचर, और RT जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर। सुनिएगा, जैसे जैसे T की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए अल्फा एक कांस्टेंट होता है जो अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है, जिसे टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी कहा जाता है। यह अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है और पॉइंट्स में वैल्यू होती है 0.005, 0.003, 0.047 ऐसे कुछ मिलेगा। तो जैसे जैसे इस टेम्परेचर T को आप राइज करोगे तो 1 के साथ जो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी तो उसको बढ़ाएगी, 1 के वो बढ़ाए, भाई 1 तो यह है ही, इसकी वैल्यू जो भी आएगी मल्टीप्लाई होने से वो वैल्यू को 1 से बड़ा करेगी। मान लो मैंने कहा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर 300 ओम है। जब टेम्परेचर 0 था तो रेजिस्टेंस 300, तो T को 0 कर देंगे तो ये 300 का रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन मैंने कह दिया कि आप इसका रेजिस्टेंस 500 डिग्री पर बताइए, तो जब आप 500 डिग्री पर निकालने जाएंगे तो R0 तो मेरा 300 है, ब्रैकेट में 1 प्लस, और उस मेटल का मान लो मैंने कह दिया अल्फा इतना था। उस किसी भी मेटल का अल्फा इतना था, अल्फा इसे होता है, और ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपको रेजिस्टेंस चाहिए। अगर 0 डिग्री का 300 है और मैंने कहा कि 500 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बताइए। जब टेम्परेचर 0 डिग्री था तो 300 ओम था, टेम्परेचर को हाई करके मैं 500 पर ले जाऊंगा। तो आप इस डेटा को देख लीजिए, मनन कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू निश्चित तौर से बढ़ने वाली है।
ये 300 से बड़ी वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन दिखाऊं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करने आऊँगा तो पहले 2 जीरो उड़ाते ही पॉइंट्स को यहाँ खिसका दूंगा। 5 2 जा 10 यानी ये 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये तो देखो एक कमाल हो गया। किसी भी आज से देखिए कंसेप्ट क्या है, ये टेम्परेचर का रिलेशन क्या आया है। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो जैसे T को तुम बढ़ाते जाओगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाइड फंक्शन बढ़ता जाएगा, 1 के साथ जुड़ के और वो बड़ा होता जाएगा, और किसी बाहरी संख्या को जब उससे गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो और उसको बड़ा करता जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। उस इंसुलेटर का तो कोई मामला नहीं है। एक और क्या कहते हैं मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। जब मैं आपको सेमीकंडक्टर यानी आखिरी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर, उनका अल्फा नेगेटिव होता है। तो होता क्या है, जब उनका आप टेम्परेचर राइज करते हो तो उनका रेजिस्टेंस नीचे जाता है। बाकी पढ़ाऊंगा वहाँ, वो अलग बात है। फिलहाल कंडक्टर्स के लिए कंसेप्ट आ गई है। कंडक्टर्स में आज एक तीसरी चीज़ जो बार बार छुप रही थी, टेम्परेचर, उसका रहस्य खुल गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस राइज करेगा। ये खूबसूरत सा फार्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसकी ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एक लगाए दे रहा हूँ, तसल्ली करे दिल करे तो आज शुरू कर लेना, लग भी जाएंगे। एक ही मैं बताऊँगा, सारे लग जाएंगे। पहले से नोट कर लो जल्दी से। स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैं एक न्यूमेरिकल लगाना चाहता हूँ इस सेगमेंट से जल्दी से, और फिर वापस लौटता हूँ तुम्हारे लिए। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसी ही बता दूँ तो सारा खेल उसी में सेट हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ। करंट के चैप्टर में जाइएगा। आज एक बड़ी कॉन्सेप्ट से हमने आपको परिचय कराया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी कंसेप्ट होती है। 39 नंबर एग्जाम्पल। अभी आपकी कॉपी बची रह गई है। रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लैटिनम वायर। देखिए प्लैटिनम का एक वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लैटिनम वायर। आप प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर गया तेल लेने, एट ए आइस पॉइंट 5 ओम। आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री। आइस 0 डिग्री पर होती है, तो उस प्लैटिनम के वायर का 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। और एट स्टीम पॉइंट, तो स्टीम 100 डिग्री पर होती है, तो स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री पर यह रेजिस्टेंस 5.23 है। देख रहे हैं आप, जब टेम्परेचर 0 था तो 5 ओम था, टेम्परेचर बढ़ के 100 हो गया तो ये 5.23 हो गया। व्हाट इज़ द टेम्परेचर आप इंजर्टेड इन ए हॉट बाथ। किसी गर्म जगह इस कंडक्टर को उतार दिया गया है किसी हॉट बाथ में। उस हॉट बाथ का टेम्परेचर मुझे पता न था, लेकिन उसका रेजिस्टेंस तब बता दिया है 5.795 हो गया है। तो बोला हॉट बाथ का टेम्परेचर बताइए। देखिए अब ये इशारा कर रहा है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री था तो रेजिस्टेंस 5 था, टेम्परेचर 100 हो गया तो रेजिस्टेंस 5 23 हो गया। अब ये वाला जो गिवन टेम्परेचर पर का जो रेजिस्टेंस है ये इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब जो हॉट बाथ जिसमें उसको डुबोया गया होगा उसका टेम्परेचर और ज़्यादा रहा होगा। तो सुनो, मेरे पास तो एकमात्र फार्मूला है, RT = R0 1 + αT। इसके अलावा टेम्परेचर का रेजिस्टेंस रिलेशन का कोई फार्मूला मनुष्य को ज्ञात नहीं है। पूरे पृथ्वी के समस्त लोग, नर किन्नर, देवता, असुर, सब मिल करके केवल एक ही सूत्र खोज पाए हैं टेम्परेचर का रेजिस्टेंस रिलेशन का, RT = R0 1 + αT। तो आप सुनो, जब टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री था, देखो टेम्परेचर जब 100 था तो इसी टेम्परेचर का ये रेजिस्टेंस होता है, तब मेरा रेजिस्टेंस था 5.23 और R0 की वैल्यू थी 5। 1 तो मेरा 1 था, अल्फ़ा का मुझे पता ना था। लेकिन जब ये टेम्परेचर, देखो ये जो टेम्परेचर का वही रेजिस्टेंस होता है, तो टेम्परेचर जब 100 डिग्री था तब ये रेजिस्टेंस 5.23 था। अब आगे, अब मेरा रेजिस्टेंस बढ़ के 5.795 हो गया है। R0 अपनी जगह पर R0 रहेगा ही। अल्फ़ा का आज भी मैं पता लगा नहीं पाया हूँ,
और तब टेम्परेचर कितना होगा ये अलग से पूछ दिया है। तो समस्त नर नारी एक छोटा सा कार्य करें, ऊपर से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, नीचे बैठाएं, मौज करें, घर जाएं। आपको लगता होगा कि अब मैं ज़िंदगी में कभी अल्फ़ा का वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, तो एक दूसरा तरीका बता देता हूं सरल तरीका, अगर आपको जज करे तो। अगर आप अल्फ़ा ना निकालना चाहें, बिना अल्फ़ा निकाले टी निकालना चाहें, तो मेरे पास गणित के 1000 तरीके हैं। इस 5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 5.23 इज इक्वल टू 5 + 500 अल्फ़ा। इस 5 को इस वाले इक्वेशन में अंदर मल्टीप्लाई करा, 5.7975 इज इक्वल टू 5 + 5 अल्फ़ा टी। इस 5 को इधर जाके घटा दो, इस वाली इक्वेशन में 5 को इधर जाके घटा देते तो 5 23 में 5 घट जाता, तो 0.23 बच जाता, ये ख़त्म हो जाता। इस 5 को भी इधर जाके घटा देते तो 0.795 बचा रह जाता, ये 5 ख़त्म हो जाता। अब आपको अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्फ़ा को अल्फ़ा से काट डालते, इस 5 को इस 500 से काट डालते तो 100 आ जाता। इसमें एक 0 बढ़ा के इसका पॉइंट उखाड़ डालते। सब कुछ स्ट्रैटेजिक है, दुनिया में कुछ अधूरा नहीं है। इस टी के चक्कर में आए थे, अभी के अभी उखाड़ के निकाल लाएंगे। टी की वैल्यू 795 अपनी जगह पर रहता, 100 अपनी जगह पर रहता, और नीचे डिवाइड करने के लिए 230 आ जाता। अब उम्मीद करता हूँ ये जो झंडू बाम कैलकुलेशन बचा है, 7950 को 23 से डिवाइड करने का आप डिवाइड कर लेना, और अगर इसका आंसर कितना 345.65 ना आए तो हमसे बता देना, उसी दिन से पढ़ाना बंद कर देंगे। उम्मीद करता हूं टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से कैसा संबंध होता है, ये क्यों होता है, आपको इस एक एग्जाम्पल से समझ आ गया है। अभी मैं और बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि पीछे का बाकी है, एक सवाल का कीड़ा मुझे कल से काट रहा है। कल मैंने आपको ज़बरदस्ती मना कर दिया था, और मना करना भी चाहिए था क्योंकि वो तुम्हारे वश में नहीं था। तो आओ लौटते हैं थोड़ा सा पीछे वाली एक्सरसाइज में। जो कहानी हमने कल सुनाई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, I = NEAVD वाली, उस कंसेप्ट को लेकर के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल हमारे पास हैं। आप उनको मत छूना, हमें लगाने दो, और आप सिर्फ पूरा वीडियो देखो, अपनी बात को समझो, और फिर जाके हाथ लगाओ। मन करे तो 2-4 लगा लेना, दिल ना करे तो बिल्कुल मत छूना। मेरी तरफ से आपको फ्रीडम है इस एक्सरसाइज के लिए, लेकिन हमें लगाने दो, कुछ सवाल लगाने दो, बाकी जो सरल होगा उसको छोड़ देंगे। चलिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम आपके लिए। मैं शुरुआत ही कर रहा हूं एक बहुत छोटे से सवाल से, एग्जाम्पल 27 से, क्योंकि एग्जाम्पल 27 अगर आपको समझ आएगा तो फिर आपको 29 आ जाएगा, और जब 29 आ जाएगा तो फिर 31 भी हम उतार देंगे ज़मीन पर, कुछ है नहीं है ख़ास। और जब इतना आ जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर कोई मामले नहीं फंसेगा, फिर तो फार्मूले में डालो, आंसर निकालो, भाग के भाव। चलो शुरुआत करता हूँ, सवाल पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल 27, आप अपनी एसएलआर में आइए। एग्जाम्पल 27, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कापर। एज्यूम दैट कापर के पर यूनिट पर एटम में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कापर। मेरे पास कापर का 1 क्यूबिक मीटर, ध्यान दीजिएगा, कापर का 1 क्यूबिक मीटर का पीस है। कापर का जो पीस है उसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर। हाँ, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। इस कापर के मटेरियल की जो डेंसिटी गिवन है वो 8.9 × 10⁻³ एटॉमिक वेट भी गिवन है 63.5 और अवागाद्रो नंबर भी गिवन है 6.02। यहाँ फिजिक्स कम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होने वाली है पर 23। उसने कहा है कापर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम बताइए। सुनिएगा मेरी बात। लोग कहते हैं किसी भी मटेरियल के 1 मोल में
किसी भी दुनिया के किसी भी मटेरियल के 1 मोल में इतने एटम होते हैं। आप मानते हो? हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन में शर्त लगा दी गई। एज्यूम दैट देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 1 मोल में इतने एटम होते हैं, तो जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया। तुमको पता है अगर कापर की बात की गई है तो कापर अगर हम एटॉमिक वेट को ग्राम में बदल दें तो 63.5 ग्राम जो कापर होगा वो हमारी केमिस्ट्री की कंसेप्ट के मुताबिक 1 मोल होगा और 1 मोल में इतने एटम होंगे। हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको मैं इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ। लेकिन हमसे कह रहा है 1 क्यूबिक मीटर, तो पहले थोड़ा होश ठिकाने रखिए। 1 क्यूबिक मीटर जो कापर होगा उसका वजन कितना होगा ये निकालना बहुत ज़रूरी होगा। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम मेरा 1 क्यूबिक मीटर है, डेंसिटी बताई गई है 8.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में। किलोग्राम के अगर मैं ग्राम बनाऊंगा तो 8.9 10⁻6 ग्राम बन जाएंगे। ये किलोग्राम थे। देख भैया 1 क्यूबिक मीटर जो कापर था ग्राम में इतना हो गया। अब यूनिटरी मेथड दुनिया का सर्वोत्तम मेथड है। भैया इतने ग्राम कापर था तो इतने इलेक्ट्रॉन थे। 1 ग्राम कापर होता मेरे पास 1 ग्राम केवल, तो 1 ग्राम कापर में कितने इलेक्ट्रॉन होते आप बताओ? आप यूनिटरी मेथड के बॉस हैं, कक्षा 4 में पढ़े थे। लेकिन मेरे पास जो 1 क्यूबिक मीटर कॉपर था वो बेसिकली इतने ग्राम था। तो अब हमसे 1 ग्राम की बजाय 8.9 इंटू 10⁻6 ग्राम कापर जो था वही 1 क्यूबिक मीटर था। तो 1 क्यूबिक मीटर कापर में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ये पता करना अब आपके लिए मामूली बात है, जो सीधे यूनिटरी मेथड फॉलो करते हुए हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की ज़रूरत है। सरल था। अरे उसने क्वेश्चन ने कहा कि 1 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता है कि कापर का अगर 63.5 ग्राम होता, सर ने केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है, इतने ग्राम होता तो वो 1 मोल होता, इतने मोल होता तो इतने इलेक्ट्रॉन होते। क्योंकि इतने एटम होते तो उसने क्वेश्चन में कहा कि 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ग्राम होता तो ये होता। लेकिन मेरे पास जो 1 क्यूबिक मीटर कापर का पीस है आखिरकार वो कितने ग्राम का है, तो वो इतने किलोग्राम का है, तो वो इतने ग्राम का हो गया। सारा डेटा हमारे यूज में आ गया। दैट्स ऑल। इसके बाद एक सवाल 28 नंबर भी एग्जाम्पल का बता देता हूँ। वैसे मेरा दिल दिमाग 29 पर अटका हुआ है। आप ट्राई करते तो 28 आपसे लग जाता, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ। फिर मैं 29 दिल लगा के बताऊँगा, खूब समय लेके बताऊँगा, खूब मज़ा आएगी, खूब अच्छा लगाएंगे इसको हम। और ऐसे 2-3 सवाल लगा करके हम आपसे कहेंगे कि आप लगा सकें तो लगा लें, ना सकें तो छोड़ दें। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। 28 यह आपके लायक है नहीं है, कुछ लोग इसको हैंडल कर पाएंगे। एक कापर वायर है जो रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कापर वायर है वे रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कापर का वायर है। क्वेश्चन में कहा है कि इस कापर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सवाल कह रहा है। एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर 6 मीटर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज 10 वोल्ट। इस कंडक्टर के आर से पार तक 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। यस, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। ये मेरी बड़ी ज़रूरत की चीज़ थी। 8 इंटू 10⁻28 हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो आपको तो पता है कल ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई गई है, I इज इक्वल टू NEAVD। NEAVD I बराबर NEAVD कल बताया है हमने। तो मेरे पास एरिया है, ज़रूरत है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मेरे पास है। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चक्कर में आया हूँ। स्मॉल n भी गिवन है, बस एक ही बवाल है। ये तीनों आइटम गिवन है। मेरे को VD चाहिए था, लेकिन सरवा यहाँ I बकलवा I बैठा है, लेकिन I इज इक्वल टू V/R होता है ना।
I इज इक्वल टू वी बाई आर नहीं होता है, तो मालिक V दिया है, R दिया है, लो मामला भी फिट हो गया। V दिया था 10, R दिया था 10। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये इस चैप्टर कंसेप्ट का फीचर है, इस फार्मूले का ये फीचर्ड कंसेप्ट है। E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज़ द गिवन कांस्टेंट, नहीं गिवन वैल्यू। अब VD आप निकालो, आप समझो, आप जानो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। चलो अब देखो, अब सवालों का बॉस आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 29। एक बार इसको सिर्फ पढ़ लेने थे। जब कोई बच्चा इस सवाल को पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद ऊपर से पढ़ता रहता है, नीचे तक जाता है, कहता है गुरुजी सर्वत समझ नहीं आया, का बोला था। ऊपर का पढ़ते पढ़ते जब नीचे तक आता है, आप भी अगर मेरी बात पर बिलीव न करना तो एग्जाम्पल 29 पढ़ना। आप ऊपर से पढ़ने लगोगे, नीचे जब आओगे तो आपको ऊपर का पता नहीं चलेगा क्या पढ़ के आए थे। कथा शुरू कहाँ हुई थी? रामायण से आ गई लवकुश कांड पर, लवकुश कांड से पता नहीं कब महाभारत शुरू हो गया, आपको समझ ही नहीं आएगा। कब राम पैदा हुए, कब लवकुश आ गए और कब रामायण से उतर करके महाभारत पर कथा आ गई, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं तो आचार्य हूँ, गुरुओं के समझाने से समझ आता है ना। चलो एक सवाल से शुरू करेंगे। करा एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। देखिए किसी भी बड़े सवाल का क्रैक ऐसे ही होता है, पढ़ो और जरूरी इन्फॉर्मेशन को पेन पर से कागज पर नोट करते जाओ। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁻⁷। मेरे पास एक कॉपर का तार है, इसमें हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पता लगाना है, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। इस कॉपर के तार में जो करंट दौड़ रही है वो अभी क्वेश्चन में बताई गई। देखो एक डायग्राम बनाते हो तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है, आपको पता लगने लगता है कि हाँ हमने पढ़ा है। 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 इलेक्ट्रॉन। हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने की व्यवस्था यहाँ भी बताई गई है। कॉपर की डेंसिटी बता दी गई है क्वेश्चन में, ये उसी सवाल को कॉपी कर रहा है ऊपर वाले को। एटॉमिक मास भी कॉपर का बताया गया है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, उससे कोई मतलब नहीं है, लगा वो तुमको याद ही है। अवोगाद्रो नंबर भी हमें 6 × 10⁻23 दी गई है, वो पॉइंट हटा दिया गया है। मुझसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मांगी गई है, तो प्यारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ही फार्मूला पढ़ा है, I = NEAVD। ये कल ही डराइव हुआ था, कल का ताज़ा था ये। तो I हमें बताया गया है क्वेश्चन में। N के बारे में कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये पूरे डेटा में कहीं अभी तक फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो N को N लिखा रहने दीजिए। E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब भाई हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी मिलेगी जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। इसकी वही कहानी है जो अभी क्वेश्चन नंबर 26 में लगा के आए हैं, 27 में। तो अगर कंडक्टर का वॉल्यूम यूनिटी है तो उसका मास कितना होगा, सबसे पहले पता लगाएं। मास = वॉल्यूम × डेंसिटी। वॉल्यूम यूनिटी है यानी 1 है और डेंसिटी हमें दी गई है। ये वैल्यू किलोग्राम में आएगी, इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 यूनिट वॉल्यूम यानी अगर एक कंडक्टर कॉपर का है वो एकांक वॉल्यूम यानी 1 वॉल्यूम है, तो उसमें कितने ग्राम कॉपर होगा, इतने ग्राम कॉपर होगा। और कंसेप्ट भी कहती है कि अगर 63.5 ग्राम कॉपर होता, अभी भी पूरा सवाल लगा के आया हूँ, 63.5 ग्राम कॉपर होता तो उसमें जितना अवोगाद्रो नंबर है उतने एटम होते, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू जितने एटम हैं उतने इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो हम कह देंगे इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। लेकिन ये इतने इलेक्ट्रॉन
इतने ग्राम कापर में थे। लेकिन मेरा कापा अगर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यन के बारे में मैंने कल लिखाया था, यन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर ये यूनिटी वॉल्यूम होता है, यानी मास की वैल्यू वॉल्यूम यूनिटी होता है, तो इसका वजन इतने ग्राम होता। तो 63 ग्राम कापर में इतने इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 ग्राम कापर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पढ़े लिखे आदमी हूँ। 1 ग्राम कापर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन मेरे पास जो यूनिट वॉल्यूम यानी 1 क्यूबिक मीटर कापर था, उसका वजन तो इतना था ना। तो अगर इतने ग्राम की बात की जाए, 9 × 10⁶ ग्राम कापर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक छोटा बच्चा भी कक्षा 4 वाला इस बात को समझ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। 9 × 23 और 6 29। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, तो यही वैल्यू होगी स्मॉल एन। स्मॉल एन के बारे में कल मैंने बार बार चिताया था कि ये आपको दगा देगी। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ फंसोगे। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पत्थर की लकीर है दोस्त, भेजे में बैठा लीजिए। तो अगर कंडक्टर मेरा यूनिट वॉल्यूम होता, डेंसिटी इसीलिए दी गई थी, तो इतना मास होता। तो 63.5 ग्राम कापर में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम कापर में इतने इलेक्ट्रॉन। 1 क्यूबिक मीटर कापर जो था उसका मास इतने ग्राम हुआ था, तो इतने ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन। यही हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेटा उठाइएगा, यहाँ सजाइएगा। वीडी ना आइएगा तो कल से पढ़ाना बंद कर दूंगा। उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी थी, जो एक सवाल का जवाब हो गया। पहला पार्ट लग गया। और आप अगर इसे ट्राई करतेंगे, कैलकुलेशन को यहाँ बैठाएंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो आप सबका जवाब भी इतना ही आएगा, 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका अगला पार्ट पढ़ता हूँ। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड एबव विद द थर्मल स्पीड ऑफ द कापर एटम। ए भैया, कापर एटम की जो थर्मल स्पीड होती है, जिसे आप RMS वेलोसिटी भी कहते हैं, तो आप क्लास 11th में जब हमारे पास थे तो VRMS, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बाबू लोग, अब जो लोग पढ़े हों, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th में ना पढ़े हों, तब मैं इसे पढ़ाने नहीं जा रहा है। बस फार्मूला देख लो, आए तो लगा लेना, ना आए तो छोड़ देना। √3kT/m, √3kT/m। यहाँ K था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर वर्ड ले आया है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें पता होता है 300 केल्विन। और m इज़ द मास ऑफ कापर एटम, कापर एटम का मास। तो आपको मास पता है, m पता है, k पता है। जो पता हो तो सब डेटा में भर दीजिए। सामान्य सी बात है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपको याद होगा तो 1.38 10⁻³ होता था, 23। m इज़ द मास, सॉरी यहाँ t है, t इज़ द टेम्परेचर, 0 स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाएगा यहाँ, तो 300 केल्विन अपान मास, मास की वैल्यू। कापर का एक एटम 63.5 ग्राम, तो ग्राम के बना दे किलोग्राम। लीजिए आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको थर्मल स्पीड निकल जाएगी। जब ये थर्मल स्पीड निकल जाएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसकी कंपैरिजन करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पहले निकाल चुके हो यहाँ, और जो ये RMS वेलोसिटी आएगी, इससे इसकी कंपैरिजन कर देना, आपका जवाब आ जाएगा। कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोशिश की उन सवालों तक पहुंचने की जो आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल था, 29, 27, 28। बाकी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट डेंसिटी है, झंडू बाम सब कुछ है। आप फार्मूले में रख लीजिएगा, 33, 34 वो सब लग जाएंगे, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो। बाकी किसी की ज़रूरत नहीं, 34 भी लग जाएगा, एक्सरसाइज के भी सवाल लग जाएंगे। आगे टेम्परेचर वाली अभी मत छूना, थोड़ा हम कल और छुआएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे आपको। अब करंट भी लगभग हम 40% चैप्टर ख़त्म कराए करंट का, 40% चैप्टर करंट की ओर बढ़ गए। अब सर्किट जहाँ हो जाएगा तो करीब ये आ जाएगा 55% पर, फिर 45% बचेगा सर्किट के बाद। तो उसमें सेल होगा, किरचॉफ होगा,
मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर होंगे। और करंट का यूनिट भी हमने टारगेट रखा था 15 दिन का करीब करीब या 20 दिन का, हमें लगता है बिफोर टाइम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा और पढ़ा करिए। बार बार निवेदन कर रहा हूँ, वक्त दोबारा नहीं आएगा। पूरी तरह से खाली बैठे हो, घर में कोई काम नहीं है, खाना मम्मी बना के दे रही है, तो बेटा पढ़ने का काम तो कर लो। हाँ, दिन भर टीवी देख नहीं सकते, दिन भर फ़ोन चला नहीं सकते, हाँ, तो फ़ोन में 1 घंटा वीडियो देख करके अपनी किताब उठा लिया करो और कुछ काम कर लिया करो। तुम काम करोगे तो मेरा हौसला बढ़ा रहता है, और तुम ऐसे बेढंगे हो गए हो टोपाओं की तरह, ऐसे सुअर जैसी शक्ल लेके यहाँ से वहाँ तक घूम रहे हो और कह रहे हो हम पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई नहीं है। सभी को कह रहा हूँ, 2-1 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी ऐसे निठल्ले होकर के पूरा दिन का दिन टाइम पास करें। महीने भर गुजर गया, धीरे धीरे 15-20 दिन में किसी ने कोई काम दिखाया नहीं सिवाय 1-2 लोगों के कि उनका काम मुझे दिख रहा है, बाकी सब ऐसा टाइम पास करें। चलिए कोई बात नहीं है, अब करना ना करना आपकी मर्जी है, समझाना मेरा काम है, मैं रोज़ समझाऊंगा, रोज़ गरियाऊंगा। अच्छा लगे तो पढ़ो, ना अच्छा लगे तो बंद कर दो।